थर्ड का पार्ट शुरू कर रहे हैं। थर्ड के पार्ट में उसने क्वेश्चन पूछा था कि भाई मेन फंक्शन की एक एक लाइन का एक्सप्लेन करो, स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, और क्या ये एप्लेट जब हम बनाते हैं और सर्वलेट बनाते हैं क्या स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है क्या इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है एप्लेट या सर्वलेट बनाते हुए। अपने आंसर को जस्टिफाई करो। 8 मार्क का ये क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले तो एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम कोड लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक एक ऐसा स्पेसिफायर होता है जो ये बताता है कि भाई फंक्शन का स्कोप क्या है। आपकी जब भी आप एक क्लास बनाते हो, जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो या क्लास बनाते हो या मेथड बनाते हो या फंक्शन बनाते हो, ठीक है ना, तो उसके 4 एक्सेस हो सकते हैं। या तो वो प्राइवेट हो सकता है, या तो वो पब्लिक हो सकता है, या तो वो प्रोटेक्टेड हो सकता है, और या तो वो डिफॉल्ट एक्सेस हो सकता है। अगर आप कुछ नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट एक्सेस को फॉलो करता है। पब्लिक एक्सेस रखा जाता है कि पब्लिकली ये मेंबर सभी को अवेलेबल हो। इसलिए हम मेन फंक्शन के अंदर जो पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक इसलिए बनाते हैं ताकि सबको अवेलेबल रहे। तो ये पब्लिक फंक्शन जो होता है वो असेसेबल होता है क्लास के बाहर भी, ऑब्जेक्ट्स को और चाइल्ड क्लासेस को। इसलिए पब्लिक स्टेटमेंट, एक पब्लिक कीवर्ड एक ऐसा स्पेसिफायर है जो मेन फंक्शन को पब्लिकली अवेलेबल कराता है टू अदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक क्या है? ये इससे पीछे भी एक क्वेश्चन था 5 नंबर का, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो वो वही एक्सप्लेनेशन थी। कहता जब भी आप जावा के अंदर मेन मेथड बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप सीधा क्लास नेम से उसको रन करते हो। ठीक है ना। आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। स्टैटिक बनाने का फायदा ये होता है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। जब आपका जावा कंपाइलर रन करता है, जेवीएम चलता है, तो जेवीएम सबसे पहले स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली चला देता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो इसीलिए हम अपने वेरिएबल को, अपने फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं। फिर होता है वॉइड। वॉइड होता है रिटर्न टाइप। जब आप फंक्शन बनाते हो तो एक फंक्शन जो भी इस फंक्शन को कॉल करता है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। बट अगर आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? वॉइड कीवर्ड लगाओगे। वॉइड कीवर्ड का मतलब ये है एम्प्टी, नल, नथिंग, द मेन फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी काइंड ऑफ अ वैल्यू टू द जेवीएम। तो ये नल रिटर्न होता है। मेन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जेवीएम की कोडिंग में ऐसा लिखा गया है कि जब भी वो मेन फंक्शन जहां दिखेगा ना, वहां से कोड को स्टार्ट करेगा। सो मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर जेवीएम। तो मेन कीवर्ड का होना जरूरी होता है। फिर होता है ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args। ब्रैकेट के अंदर मेन फंक्शन के आर्गुमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। वो आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो एरे ऑफ स्ट्रिंग क्लास का वो ले सकता है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है एरे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप सॉरी, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बना रहे हो, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स आपके बनेंगे। args आपके नेम है पैरामीटर का। आप कोई और भी नाम ले सकते हो। वैसे args पूरा नाम आर्गुमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल आप स्ट्रिंग args की मदद से करते हो। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो रन करते हो जैसे आप लिख रहे हो जावा, जैसे टेस्ट, उसके साथ क्या कर सकते हो? आप स्ट्रिंग डाल सकते हो। इस स्ट्रिंग को असेस करने के लिए आप स्ट्रिंग args का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन बनाते हुए पब्लिक एज ए स्पेसिफायर, स्टैटिक एक कीवर्ड है स्टैटिक वेरिएबल क्लास मेन फंक्शन बनाने के लिए, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, मेन फंक्शन का नाम है, स्ट्रिंग एक क्लास का नाम है, args आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एरेज को रिप्रेजेंट करती होती हैं। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी मेन फंक्शन की। फिर उसने पूछा कि भाई क्या आप जब एप्लेट बनाते हो तब आप इसका इस्तेमाल करते हो? तो हम क्या कहेंगे, सर जब हम एप्लेट बनाते हैं तो हम मेन मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एप्लेट जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम है और इसको चलाने के लिए आपको वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या एप्लेट व्यूअर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ये एप्लेट्स चलते हैं वेब ब्राउजर्स पे तो एप्लेट व्यूअर पे, तो इनका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है। ये भी शायद फर्स्ट के क्वेश्चन में था, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। तो एप्लेट को चलाने के लिए एप्लेट का एक लाइफ साइकिल फॉलो किया जाता है। क्योंकि लाइफ साइकिल फॉलो किया जाता है तो ये मेन मेथड नहीं चलाया जा सकता। तो ये जस्टिफिकेशन है कि एप्लेट्स क्या है, रिलाई ऑन द ब्राउजर एप्लेट टू इन्वोक दीज लाइफ साइकिल। ठीक है ना। तो इसमें मेन मेथड की जरूरत ही नहीं होती। फिर यही काम सर्वलेट के लिए कि भाई सर्वलेट बनाते हो फिर क्यों नहीं करते हो? तो सेम वही बात सर, जैसे एप्लेट का लाइफ साइकिल है सिमिलरली सर्वलेट्स का भी लाइफ साइकिल है। सर्वलेट में भी आपको मेन मेथड के साथ इसको नहीं लगाना होता। सर्वलेट बेसिकली होता है सर्वर साइड जावा प्रोग्राम्स जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के लिए आप यूज करते हो। जब आप सर्वलेट्स का इस्तेमाल करते हो तो सर्वर क्या करता है, सर्वलेट्स के इस लाइफ साइकिल को इन्वोक करता है जिसके अंदर 3 मेथड होते हैं, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय मेथड जो होते हैं ये सर्वलेट कंटेनर के अंदर पाए जाते हैं। इसको चलाने के लिए अपाचे टॉमकैट क्या करता है, अगेन इस लाइफ साइकिल को कॉल करता है।
एप्लेट के लिए ब्राउजर कॉल करता है और सर्वलेट के लिए अपाचे टॉमकैट कॉल करता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेन मेथड अगेन इररिलेवेंट हो जाता है आपके सर्वर्स के लिए। तो मेन जस्टिफिकेशन ये है कि जो मेन मेथड है ये फंडामेंटल है स्टैंड अलोन जावा एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन एप्लेट्स और सर्वलेट्स के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको चलाने के लिए रिस्पेक्टिव कंटेनर्स और व्यूअर्स इनके लाइफ साइकिल्स को मैनेज करते हैं। तो एप्लेट का लाइफ साइकिल है, सर्वलेट का लाइफ साइकिल है, क्या मेन का लाइफ साइकिल है? नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं बनाते होते। ठीक है ना? तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था भाई क्लास पाथ क्या होता है उसकी यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो। तो क्लास पाथ क्या होता है यार? जब आप जावा इंस्टॉल करते हो ना तो आप क्या करते हैं, जेडीके यूज करते हो। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है ना? तो अगर आप जावा इंस्टॉल करने लगोगे तो आप क्या करोगे, आप जेडीके कॉल करोगे। ठीक है ना? जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है ना? इसके अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जावा कंपाइलर, जेवीएमएम, जावा डिबगर। ये सारी फाइलें ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाती हैं जब आप जेडीके इंस्टॉल करते होते हो। ठीक है ना? इन सभी फाइलों को की जरूरत पड़ती है कब? जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो या अपने प्रोग्राम को जब रन कर रहे हो। ठीक है ना? ये सारी फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? जहां पे आपका जेडीके इंस्टॉल होता है। जो कॉमन केसेस में क्या होता है, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के अंदर आपकी ये सारी फाइल पड़ी होती है। इफ वी कंपाइल द जावा प्रोग्राम्स विदाउट सेटिंग द पाथ, अगर आप पाथ सेट नहीं करते हो द कमांड प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आपको एरर मैसेज देगा कि आपके प्रोग्राम में मेन क्लास नहीं है, मेन क्लास को मैं लोड नहीं कर सकता। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हम अपने प्रोग्राम को उसी सेम पाथ में रखते हैं जहां पे हमारी जावा पड़ी होती है। मतलब आपके अपने प्रोग्राम को बिन के अंदर सेव करना पड़ेगा। ठीक है ना? और वी कैन सेट द पाथ एट एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। लेकिन हमेशा अपने सारे प्रोग्राम अपने पाथ में क्यों रखें? तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए एक बार एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके जावा का पाथ सेट कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आपको जावा का प्रोग्राम पूरे कंप्यूटर में जहां मर्जी रख सकते हो और वहां से आपका जावा का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल और रन हो जाएगा। सो बेसिकली मैं ये समझा रहा हूं, अगर मेरी ये सी ड्राइव है तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यूसी जावा, यूसी जेडीके, यूसी बिन, आपको यहां पे प्रोग्राम रखना पड़ेगा अगर आप अपनी क्लास का पाथ सेट नहीं करोगे। अगर आप अपनी क्लास का पाथ सेट कर लिया है, क्लास का पाथ सेट करने के बाद अब अपने प्रोग्राम्स को आप जहां मर्जी रख सकते हो, वहां से चला सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने सारे प्रोग्राम्स माई वर्क के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है जी, माई वर्क के अंदर ये जावा बोल रहा है, अब मैं अपने प्रोग्राम जहां मर्जी रख के चला सकता हूँ। तो यही क्लास पाथ कहलाता होता है। ठीक है ना? तो यूटिलिटी क्या है इसकी भैया, कैसे चलाते हो आप, पाथ कैसे सेट करोगे? तो भैया आपने स्टार्ट पे क्लिक करो। ठीक है ना? उसके कंट्रोल पैनल में जाओ, सिक्योरिटी पे जाओ, एडवांस सिस्टम सेटिंग सेलेक्ट करो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करो, उसके अंदर सिस्टम वेरिएबल पे जाओ, वहां पे क्लास पाथ वेरिएबल ऐड कर दो, सिलेक्ट ओके कर दो और आपका क्लास पाथ सेट हो गया है। एक बार क्लास पाथ सेट हो गया तो अब अपने प्रोग्राम को जहां मर्जी रख के वहां से चला सकते हो। तो ये था आपका क्लास पाथ का क्वेश्चन। फिर सी पार्ट जो था जावा आरएमआई स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, रिमोट मेथड इन्वोकेशन है आरएमआई का फुल फॉर्म, उसके बारे में एक्सप्लेन करने को बोला है। तो ये आरएमआई है आपका, आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन। देखो मान लीजिए ये दो मशीन्स हैं, मान लीजिए। ठीक है ना? तो ये मशीन 1 है और ये मशीन 2 है। ठीक है ना? मशीन 1 के अंदर जावा का कोड कुछ चल रहा है। ठीक है ना? जिसके अंदर एक आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है ना? अब आप किसी दूसरी मशीन से इस ऑब्जेक्ट को असेस करना चाहते हो जो फर्दर क्या करे, किसी मेथड को कॉल करे। ठीक है ना? तो ये आपका आरएमआई कहलाता होता है। जावा प्रोवाइड्स आरएमआई व्हिच इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज वन टू इन्वोक ए मेथड। यहां से दूसरी मशीन से मैं एक मेथड इन्वोक कर सकता हूं किसी ऑब्जेक्ट पे ऑन एन ऑब्जेक्ट जो कि पहले से उस एड्रेस स्पेस पे पड़ा हुआ है। द अदर एड्रेस कुड बी ऑन द सेम मशीन। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे और या कहीं भी पड़ा हो सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए आरपीसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसकी मदद से काम होता है। जब आपकी आरएमआई चलेगी तो इसमें दो मेन प्रोग्राम्स होते हैं, एक सर्वर, एक क्लाइंट। जैसे आपका सर्वर हो गया, ये आपका क्लाइंट हो गया। ए टिपिकल सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट सम रिमोट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट्स बनाएगी, उनको रेफरेंस करती है, उसको यूज करेगी। क्लाइंट क्या करेगा, इस रेफरेंस को इन्वोक करेगा, इन्वोक करके वो चीजों को चलाएगा। आरएमआई प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म बाय व्हिच द सर्वर एंड क्लाइंट कम्युनिकेट। वो आरएमआई क्या करेगा, एक आपको मेथड क्रिएट करके देगा, आपको एक पाथ क्रिएट करके देगा ताकि सर्वर और क्लाइंट जो है आपस में कम्युनिकेट कर सके। इस तरीके के एप्लीकेशंस को आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन भी कह सकते हो। इसका फिर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना था। तो भैया जब आप आरएमआई आर्किटेक्चर की बात करते हो तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। आरएमआई आर्किटेक्चर में तीन लेयर्स होते हैं, एक होता है स्टब्स और स्केलेटन, फिर होती है रिमोट प्रेफरेंस लेयर और फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर।
स्टब और स्केलेटन लेयर क्या करती है, क्लाइंट साइड में स्टब चलता है और सर्वर साइड पे स्केलेटन चलता है। तो अगर ये आपका सर्वर है और ये आपका क्लाइंट है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे स्केलेटन चलेगा, और यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे आपका स्टब चलेगा। रिमोट रेफरेंस लेयर इन्वोकेशन टू सिंगल और रेप्लिकेटेड, यहाँ पे क्या करेगी, आपकी एक रिमोट रेफरेंस लेयर बन जाएगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो सेटअप और मैनेजमेंट का काम करेगी, इनके बीच में डाटा ट्रांसफर के लिए सेटअप मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपका जावा आरएम एक्टिविटी का डायग्राम था। ये क्लाइंट था, क्लाइंट के पास स्टब था, उसने क्या किया, रिमोट रेफरेंस को कॉल किया, रिमोट रेफरेंस ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो ऐसे मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्लाइंट की सर्वर की ट्रांसपोर्ट लेयर को कॉल किया, वहां पे रिमोट रेफरेंस था, स्केलेटन था और सर्वर था। तो इस तरीके से आपका सारा प्रोसीजर जो है कम्युनिकेशन का आरएमआई प्रोसीजर की मदद से चल रहा है। आरएमआई ऑब्जेक्ट में हायरार्की क्या है, तो टॉप पे आपकी पेरेंट क्लास है रिमोट ऑब्जेक्ट, जिसकी फर्दर दो चाइल्ड क्लासेस हैं, रिमोट स्टब एंड रिमोट सर्वर, और रिमोट सर्वर की फर्दर एक क्लास है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी रिमोट ऑब्जेक्ट हायरार्की है और ये आपका जावा आरएमआई स्ट्रक्चर है। रिमोट सर्वर आपकी बेस क्लास गिनी जाएगी, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिमेंटिक्स रिमोट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। आरएमआई क्या करते हैं, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती है। ए सर्वर इन आरएमआई इज नेम सर्विस विच इज रजिस्टर्ड विद आरएमआई रजिस्ट्री में, उसको रजिस्टर करना पड़ता है ताकि उस सर्विस को चलाया जा सके। फिर उस सर्विस को आपको बाइंड और अनबाइंड करना पड़ता है जब आप इन चीजों को चलाना होता है। तो ये आपके आरएमआई का आर्किटेक्चर था। आप ये डायग्राम बना के, ठीक है ना, इसके साथ ये स्टब स्केलेटन की एक्सप्लेनेशन दे देते, दैट वुड हैव बीन मोर देन इनफ। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ, खत्म करते हैं यही वीडियो।